विच इंडियन पीएम वॉज द बेस्ट? क्या इतना आसान है इसका जवाब? क्या 75 ईयर्स ऑफ फंक्शनल डेमोक्रेसी में कोई एक नाम ऐसा है जिसके अराउंड सभी पार्टीज एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग एग्री कर सकते हैं? देश के सारे ही प्रधानमंत्री, चाहे वो पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक हो, उच्चतम दर्जे के देशभक्त ही रहे हैं और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है। तो उनमें से कोई एक नाम लेना ये जस्टिफाइड नहीं होगा। और फिर भी एक ऐसे पॉलिटिशियन और प्रधानमंत्री इस देश में हो चुके हैं जिनके अराउंड सारे ही पार्टीज और सारे ही जो पॉलिटिकल सर्कल से लेके जनता के विचार है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव और अच्छे रहे हैं। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये लाइंस जिस प्रधानमंत्री के है, ये जिन्होंने कहा है, तो आप शायद समझ चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं इस देश के ऐसे पॉलिटिकल फिगर की जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अजात शत्रु है, मतलब इनका कोई एनिमी नहीं है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग क्यों ना करते हो। हम आज बात करेंगे इस देश के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर की जिनका नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी का जन्म एमपी के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। ये बचपन से ही कवि मन के व्यक्ति रहे हैं और इनके रूट्स आरएसएस से हमेशा जुड़े हुए रहे और इनके पूरे जीवन पर भी आरएसएस का एक भारी प्रभाव देखने को मिल सकता है। अटल जी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी शामिल हुए जो 1942 में शुरू हुई थी, लेकिन मूवमेंट कोई खास ट्रैक्शन या फिर खास अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर पाई। और आगे जाके जब फ्री इंडिया में इलेक्शंस हुए तो 1951 की तब की जो कांग्रेस पार्टी थी उसने पूरी तरह से इलेक्शंस को स्वीप कर लिया, यानी मेजॉरिटी को हासिल किया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, जिसके बाद अटल जी ने भी उनके साथ मिलकर भारतीय जनसंघ में काम करना स्टार्ट कर दिया। और 1957 के जनरल इलेक्शंस में वो 3 सीट्स पर इलेक्शंस लड़ने के बाद लखनऊ और मथुरा से तो हार गए, पर बलरामपुर की सीट से उन्हें जीत हासिल हुई और यहाँ से उनका एज ए पॉलिटिशियन एंड पार्लियामेंटेरियन का सफर शुरू हुआ। अटल जी जितने प्रभावी ओरेटर और कवि थे उतने ही जबरदस्त पॉलिटिशियन भी थे। अटल जी ने अपने पॉलिटिकल करियर में एक हमेशा अपोजिशन की बुलंद आवाज बनने का सम्मान पाया है और ये दूसरे पॉलिटिशियंस की तरह नहीं थे जो केवल अपोजिशन में रहकर अपोज करने के लिए ही राजनीति किया करते थे। उनके विरोध करने में एक क्लास था। पोजीशन की सैंक्टिटी को मेंटेन रखते हुए उन्होंने अपने अपोनेंट्स का भी दिल जीत लिया। जब पीएम बनने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि साउथ ब्लॉक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पेंटिंग कई अरसों से लगी हुई थी उसको किसी ने वहां से हटा दिया है, तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहकर उस पेंटिंग को दोबारा वहां रीइंस्टेट करवाया, जिससे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के प्रति भी कितना उनके मन में रिस्पेक्ट है ये देखने को मिलता है। इसी वजह से जब यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर इशू पर इंडिया की साइड रखने के लिए तब के पीएम श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने अपने पार्टी या गवर्नमेंट के किसी लीडर को ना चुनते हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट की कि वाजपेयी जी आप प्लीज इंडिया का जो पक्ष है वो रखने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भारत की साइड को रिप्रेजेंट कीजिए, और अटल जी ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। और ये देखकर सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बाकी भी जो दुनिया के पॉलिटिशियंस थे वो हक्का बक्का रह गए। अब अगर अटल जी की अचीवमेंट्स की बात करें तो कुल 3 बार पीएम बनने की अपॉर्चुनिटी अटल जी को मिली, जिसमें 1996 में उनकी गवर्नमेंट केवल 1 वोट से लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई और गिर गई। पर अटल जी ने इंटीग्रिटी का ऑप्टिमम प्रेजेंटेशन करते हुए किसी टाइप के हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। सो अगर हम 1999 से 2004 के बीच जो अटल जी को एक कंप्लीट टर्म मिली एज पीएम, उसमें उन्होंने जो करिश्मा किया उसकी बात करें तो अटल जी की ये टर्म काफी सारी चुनौतियों से भरी हुई रही। अटल जी की इस टर्म में सबसे पहले तो उन्होंने नेचुरल एंड ह्यूमन डिजास्टर्स का भारी मात्रा में सामना किया, जैसे 2001 का गुजरात अर्थक्वेक, ड्रॉट्स एंड ट्विन साइक्लोन्स, 1999 कारगिल वॉर विद पाकिस्तान, 2001 पार्लियामेंट अटैक्स एटसेट्रा। अटल जी के टेन्योर में इंडिया ने आज तक का सबसे एम्बिशियस और चैलेंजिंग काम करने की हिम्मत की, और वो थी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट। यूएस और बाकी वेस्टर्न पावर्स के नाक के नीचे से इंडिया ने ये सारे के सारे टेस्ट करवा लिए और शायद आने वाले कई सारे पॉसिबल वॉर्स को उन्होंने यही रोक लिया और पूरे रीजन में एक तरह से पीस को एस्टैब्लिश कर दिया। इस एक्शन से बौखलाकर यूएस ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी इंपोज कर दिए, पर उसके बावजूद इंडिया ने अपने इकोनॉमी को सक्सेसिवली ग्रोथ की पाथ पर ही रखा। सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में शामिल करना ताकि स्कूल ड्रॉपआउट्स के रेट में भारी मात्रा में कमी लाई जा सके और 6 से 14 की एज ग्रुप का हर बच्चा स्कूल एजुकेशन को ले,
इसके लिए ये गेम चेंजिंग स्टेप्स थे जिनके फल शायद आज की जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो चख रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे FRBM एक्ट को इंट्रोड्यूस करके एक फिस्कल डिसिप्लिन लाना गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो गवर्नमेंट ट्रेजरी पर एक सफेद हाथी पालने जैसा बोझ डाल रहा था, उसे न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम से रिप्लेस करके इंडियन इकोनॉमी को बचाना, और साथ ही साथ 8% प्लस की ग्रोथ रेट को हासिल करके FDI का बढ़िया सा इनफ्लो ले आना, ये अटल जी के केवल 5 साल के टेन्योर में किए गए ऐसे काम थे जिन्होंने इंडिया को फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड डायनामिक्स में हमेशा रेलेवेंट बनाए रखा। पर इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद भी 2004 में जो लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हुए उसमें अटल जी को उस टाइम के कुछ डायनामिक इश्यूज के कारण हार का सामना करना पड़ा और यूपीए की गवर्नमेंट सत्ता में आ गई। तो इसके बावजूद भी अटल जी का आज भी पॉलिटिकल सर्कल्स में और उसके बाहर भी बहुत सम्मान के साथ मेंशनिंग किया जाता है। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन रहे जिन्होंने भारतीय राजनीति में ऑपोजिशन का जो रोल है वो कितना ग्रेसफुल हो सकता है और कितना कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल हमेशा के लिए सेट करके रखा। और मैं आशा करता हूँ कि आज भी भारत के पॉलिटिशियंस उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेकर एक जिम्मेदार ऑपोजिशन और जिम्मेदार लीडरशिप का एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर अगले कुछ वीडियोस देखना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।